हेडलाइंस कैपिटल हेडलाइंस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर बन गए हैं। ये पहला मौका है जब एक तरीके से विपक्ष ने भी कैंडिडेट खड़ा किया और कुछ परंपराएं भी टूटी। हालांकि एक दो बार पहले ऐसा हो चुका है जब स्पीकर का चुनाव हुआ है, लेकिन ये काफी सालों बाद ये ऐसा मौका है कि रवायत टूटी और विपक्ष ने भी एक कैंडिडेट खड़ा किया था। लेकिन ओम बिरला ध्वनिमत से स्पीकर बना दिए गए क्योंकि सरकार के पास नंबर्स थे, और ये पहले से ही कहा जा रहा था कि ये सैद्धांतिक विरोध है विपक्ष का। लेकिन एक और उनके बनते ही जिस तरीके से लोग इस बार प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इस बार जो है सदन हंगामेदार तो रहेगा क्योंकि विपक्ष पूरी मजबूती के साथ आया है और सरकार को हर मुद्दे पर घेरेगा। ओम बिरला साहब ने वो मौका भी दे दिया। अध्यक्ष स्पीकर बनते ही उन्होंने इमरजेंसी के एक निंदा प्रस्ताव को जैसे ही पढ़ना शुरू किया, सदन में हंगामा शुरू हो गया। तमाम चीजों पर बात करेंगे कि किस तरीके से इस बार सदन रहने वाला है, विपक्ष क्या कुछ तैयारियों के साथ जाने वाला है और सदन किस तरीके से शांतिपूर्वक चलेगा, और ओम बिरला की उसमें क्या भूमिका रहने वाली है सदन को चलाने में, और विपक्ष किस तरीके से घेरेगा, क्या तेवर हैं। और तमाम इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वात्सल्य राय जी हैं। वात्सल जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार महेंद्र भाई। साथ ही हमारे डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी को भी सादर नमस्कार और सभी देखने वालों को सादर प्रणाम, अभिनंदन। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, आपका भी कैपिटल हेडलाइंस में स्वागत है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और उनसे भी जानेंगे, और कांग्रेस के सिंपथाइजर भी हैं तो कांग्रेस के रुख को भी इनसे समझेंगे। और वत्सल जी, अ, आज तो शुरुआत ही जिसको कहते हैं बोहनी ही हंगामे से शुरू हो गई। और जब स्पीकर बने ये, और इसके बाद जब धन्यवाद प्रस्ताव हो रहे थे, तो एक परंपरा है, तो अखिलेश यादव ने भी संसदीय भाषा में ही सही बड़े तंज कसे। तो आप पूरे इस चीजों को लेकर के किस तरीके से आकलन कर रहे हैं कि इस बार संसद किस तरीके से चलने वाली है। जी बोहनी तो बड़ी अच्छी हुई है महेंद्र भाई। जो एक तस्वीर निकल के आई है, और आप जो मेरे ठीक पीछे एक तस्वीर देख रहे हैं जहां पर ओम बिरला साहब जो दोबारा स्पीकर चुने गए हैं, कैपिटल हेडलाइंस की तरफ से, आपकी तरफ से, डॉक्टर सत्येंद्र की तरफ से मैं उनको बधाई देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर उनके साथ उनकी चेयर के पास खड़े हैं, और साथ में जो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी हैं, और किरण रिजिजू साहब जो संसदीय कार्य मंत्री है, तीनों खड़े हैं। तो ये तस्वीर जो निकल कर आई, ये भारत के लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। और इसी लोकतंत्र पर, इस तरह की तस्वीरों पर ही हम सबको गर्व है, नाज है। और ये तस्वीर अगर, ये फ्रेम अगर ऐसा ही बना रहे तो निश्चित तौर पर हर किसी को बड़ी खुशी होगी। लेकिन जैसा आपने कहा, उस चीज पर भी मैं आऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले बता दूं कि आपने जैसा बताया कि लगभग 48 साल के बाद स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ, और विपक्ष जी। इस बार मन बना चुका था। विपक्ष की तरफ से ऑफिशियली कोई बातचीत नहीं आ रही थी, स्टेटमेंट आने शुरू हुए 2-3 दिन पहले। लेकिन हमने देखा कि स्पीकर सर्वसम्मति से बने। इसके लिए एक कोशिश शुरू की गई थी एनडीए की तरफ से, राजनाथ सिंह जी को कमान दी गई थी और तमाम नाम चल रहे थे। लेकिन धीमे धीमे ये बात स्पष्ट हो गई थी कि ओम बिरला साहब को ही प्राइम मिनिस्टर उनकी पार्टी और एनडीए के लोग चाहते हैं। बीच में ये भी बात आई थी, और कई लोग तो सजेशन भी दे रहे थे, जैसा कि हमने अपने प्रोग्राम्स में ही जिक्र किया था कि आदित्य ठाकरे ने सलाह देने की शुरुआत की थी, टीडीपी को सलाह दी थी कि आप अपना स्पीकर बनाइए। लेकिन ये बात क्लियर होने लगी थी कि एनडीए के अंदर सहमति बन गई है कि स्पीकर बीजेपी से ही होगा। और जब बीजेपी से होगा तो कई सारे नाम आए थे, लेकिन उनमें एक चीज बड़ी क्लियर थी, और ये हम लोग चर्चा कर भी चुके थे कैपिटल हेडलाइंस पर महेंद्र भाई। जिस तरह से हमने मंत्रिमंडल की सूरत देखी, और प्राइम मिनिस्टर ने ज्यादातर पोर्टफोलियोज में जो उनके प्रमुख मंत्री थे उनको नहीं बदला, और जो सहयोगी दल उनके साथ आए हैं, चाहे वो टीडीपी हो या जेडीयू हो, जिनको माना जा रहा था कि एक दबाव बना सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, उनको भी उस तरह के पोर्टफोलियोज नहीं दिए। उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स को भले ही अंदर खाने कोई प्रॉमिस किया गया हो, लेकिन उस तरह के पोर्टफोलियोज नहीं दिए गए। तो इतना क्लियर था कि ओम बिरला साहब आएंगे। नंबर गेम सरकार के साथ था। विपक्ष ने अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ ये याद करना भी जरूरी है कि बड़े लंबे समय के बाद
एक का पिछला जो हमारी 17वीं लोकसभा थी देश की, उसमें 2019 से लेकर 2024 तक जो कार्यकाल रहा, पहला ऐसा मौका था लंबे समय के बाद जब कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था। अमूमन एक परंपरा लंबे समय से चली आ रही है और इसका पालन चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार रही हो या मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार रही हो, कि डिप्टी स्पीकर रहता है और ज्यादातर डिप्टी स्पीकर अपोजिशन से आता है। लेकिन 2014 से 19 तक हमने देखा, तब डिप्टी स्पीकर थे, लेकिन अपोजिशन का कोई लीडर नहीं था। इसी तरह हमने 19 से 24 तक देखा, अपोजिशन का कोई लीडर नहीं था, साथ में कोई डिप्टी स्पीकर भी नहीं था। तो इस बार भी विपक्ष चाहता था कि अगर सहमति बनाने की जो कोशिश राजनाथ सिंह जी की तरफ से की गई थी, उसमें डिप्टी स्पीकर की पोस्ट अगर कांग्रेस या इंडिया अलायंस के किसी सहयोगी दल में से मिल जाए तो बात बन जाएगी। लेकिन सरकार ने इस तरह का कोई इंडिकेशन नहीं दिया और ये क्लियर हो गया कि चुनाव होंगे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने के सुरेश, जो कि सबसे सीनियर एमपी हैं, मौजूदा जो 18वीं लोकसभा है, 8 बार वो चुनाव जीत चुके हैं, उनको अपना उम्मीदवार बनाया। अपोजिशन अलायंस में भी थोड़े मतभेद तकरार थी। टीएमसी कल तक कह रही थी कि उनसे किसी ने बात नहीं की है, संपर्क नहीं किया है, लेकिन उसके बाद उनको भी संपर्क साध लिया गया। इस बीच में जब सरकार को लगा कि चुनाव होने जा रहा है तो संख्या बल को जुटाने का प्रयास किया गया। 4 सांसद जो वाईएसआर कांग्रेस के हैं, जो आंध्र प्रदेश में चुनाव हार कर बाहर हो गए हैं, जगन मोहन रेड्डी, माफ कीजिएगा, वाईएसआर के चीफ, तो वो उनकी पार्टी ने 4 सांसदों ने समर्थन का ऐलान कर दिया। साथ में 7 निर्दलियों का भी समर्थन बताया गया। तो विपक्ष को फ्लोर पर आने के पहले से ही जानकारी थी कि उनके साथ संख्या बल नहीं है, लेकिन सिंबॉलिक चुनाव कराया गया। 48 साल के बाद ये चुनाव हुआ। चुनाव में ध्वनि मत से ही फैसला हो गया, क्योंकि विपक्ष जानता था कि नंबर्स उनके साथ नहीं है। तो एक अच्छी परंपरा को रखते हुए वोट डिवीजन के लिए बात नहीं हुई, नहीं तो ये भी बात सामने आ रही थी कि पर्ची से भी चुनाव कराने की स्थिति बन सकती है, लेकिन वो स्थिति नहीं आई और ध्वनि मत से ही ओम बिरला साहब चुन लिए गए। दूसरी बार लगातार चुने गए हैं और बलराम जाखड़ साहब के बाद ये पहले ऐसे स्पीकर हैं जो दोबारा चुने हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई कर देते हुए ये भी कहा कि ज्यादातर स्पीकर या तो दोबारा चुनाव में खड़े नहीं होते, खड़े होते हैं तो जीत नहीं पाते। इस तरह से उनकी बड़ी उपलब्धि प्राइम मिनिस्टर ने बताई। और जब वो ध्वनि मत से चुने गए तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जहां ओम बिरला साहब बैठे थे वहां तक चलकर आए। दूसरी तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन जो चुने गए हैं राहुल गांधी, कल ही उनका चुनाव हुआ है। कैपिटल हेडलाइंस के माध्यम से हम उन्हें भी बधाई देते हैं, राहुल गांधी साहब को, कि 10 साल बाद सदन को अपोजिशन का लीडर मिला है और वो राहुल गांधी हैं। तो राहुल गांधी साहब भी चलकर वहां तक पहुंचे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू साहब भी पहुंचे। सबने बधाई दी उनको और प्राइम मिनिस्टर और राहुल गांधी ने हाथ भी मिलाए और वो एक अच्छी तस्वीर बन रही थी। उसके बाद वो सब लेकर उनको चेयर तक गए। उसके बाद उनको बधाई देने का ओम बिरला साहब को जो स्पीकर चुने गए वो सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बोले, उसके बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव और बाकी नेताओं ने, टीएमसी के नेता बंदोपाध्याय साहब ने भी अपनी बात रखी। और जब अपोजिशन के लीडर ये सब बोल रहे थे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, बंदोपाध्याय साहब या शिवसेना यूबीटी के नेता, तो वो बात जो आपने शुरुआत में ही रखी, निश्चित तौर पर स्पीकर को बधाई देने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से सदन पिछली बार चला था 17वीं लोकसभा में, वैसा ना चलाया जाए। कम से कम वो ये उम्मीद करते हैं। महेंद्र जी। जी बिल्कुल। और आपने पूरा ये बताया जिस तरीके से कि किस तरीके से इसकी परंपराएं भी टूटी। और ये भी कहा जा रहा है कि नई चूंकि बिल्डिंग है, नई संसद है, अब तो नई परंपराएं भी कुछ बननी चाहिए। डॉक्टर सत्येंद्र, आप लोग क्यों उन्हीं परंपराओं पे टिके रहना चाह रहे हैं? कुछ नई परंपराएं अगर बनाना चाह रहे हैं तो बनाने दीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए महेंद्र जी, अगर नई कोई परंपराएं बहुत अच्छी बन रही हो, जिससे सारे लोग खुश हो रहे हो और लगे कि इससे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और मान बढ़ रहा है लोकतंत्र का, तो निश्चित रूप से परंपराएं बदलनी चाहिए। लेकिन आप अगर याद करेंगे तो नेहरू जी जैसे आदमी का, प्रधानमंत्री का विरोध करते थे उन्हीं के पार्टी के एमपी और उनके परिवार के सदस्य, फिरोज गांधी जी। और इस कारण से उनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता था। वाजपेयी जी जैसे आदमी को नेहरू जी कहते थे कि तुम में भविष्य दिख रहा है, तुम प्रधानमंत्री बनोगे एक दिन, जबकि वो कठोर विरोध भी करते थे।
तो गुणों का अवलोकन किया जाता था, बड़े लोग थे आशीर्वाद देते थे और अप्रिशिएट करते थे, बड़ाई करते थे अगर आपके अंदर कोई इसी तरह का गुण है, और अच्छी स्वस्थ परंपरा का वो लोग पालन करते थे। यूं तो कहिए कि पहले के लोगों ने एस्टैब्लिश किया अच्छी परंपराओं को, है ना। लेकिन हाल के दिनों में देखा गया है कि ये क्षरण हुआ है, और कहीं न कहीं हमारी कमजोरी है, हम उतने मानसिक रूप से कहिए विकसित नहीं है और उदार नहीं है, इसलिए हम परंपराओं का मान नहीं रख पा रहे हैं। अब देखिए, यही पिछले 2 टर्म से ठीक है, वैधानिक रूप से 10% जो चाहिए किसी पार्टी को, उतने एमपी नहीं थे, लेकिन आप बढ़िया से चलाने के लिए सदन को विपक्ष दे सकते थे। 2-4 कम था तो क्या था, लेकिन उसको स्वीकृति दे सकते थे, उससे कुछ जाना तो नहीं था, ये हो सकता था। लेकिन ये कोशिश की गई कि नहीं भाई, हम ऐसा दिखाएं कि विपक्ष है ही नहीं, तो ये स्वस्थ परंपरा नहीं है और इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है, कमजोरी होता है। इस बार भी कहीं न कहीं लग रहा था, सारे हालात देखने से तो यही लग रहा था, की पार्टी का कुछ जो तर्क पार्टियां उसको होंगी जो कह बीजेपी रही ने, होंगी कि हम नहीं देंगे वोट, तो इन लोगों डॉक्टर ने साहब, कैंडिडेट कर दिया। एक 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 मेरा सवाल ले लीजिए। बीजेपी के हाँ, लोगों ने आपके इस तर्क को, आपकी पार्टी के इस तर्क को काटा, उन्होंने खारिज किया कि नेहरू जी ने या कांग्रेसी सरकारों ने डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को दिया। वो उन्होंने कई उदाहरण दिए कि 1952 से 56 में अनंत सैनम अयंगर थे, हुकुम सिंह थे 1956 से 62 तक, एसवी कृष्णमूर्ति राव थे, ये सब 62 से 67 तक डिप्टी स्पीकर थे, और ये सब कांग्रेस से थे। तो उन्होंने कहा ये कोई परंपरा नहीं है जो आप कांग्रेस जिसको लेकर के बड़ा घेर रही है। नेहरू जी ने खुद उस परंपरा को कतई बिल्कुल नहीं डाला। इंदिरा गांधी के कार्यकाल का भी उदाहरण देते हैं कि के खडिलकर थे 67 से 69 तक डिप्टी स्पीकर रहे, कांग्रेस के रहे। तो तमाम उदाहरण है, ऐसा नहीं है कि परंपराएं बीजेपी या एनडीए सरकार ही तोड़ रही है। परंपराएं आप लोगों ने भी अपने हिसाब से जब जैसा समय आया नई परंपराएं भी डाली, और जब समय आया तो पुरानी परंपराओं को भी दुहाई देते रहे। तो ऐसा क्यों है? अगर वो नहीं चाह रहे हैं वो कि आपका डिप्टी स्पीकर हो, और जिस तरीके से स्पीकर का चुनाव हुआ तो डिप्टी स्पीकर का भी उसी तरीके से चुनाव हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है? परंपरा से तो महेंद्र जी, कोई बड़ी बात नहीं मह, है। महेंद्र जी, जब 1977 से एक दल की सरकार नहीं बनने लगी, कई दलों को मिला करके जब सरकारें बनने लगी, तब एक नई परंपरा आई, डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दिया जाए, क्योंकि पक्ष भी कई पार्टियों के मिल करके बन रहा था, ऐसा नहीं कि किसी एक दल का पूर्ण बहुमत आ रहा था। तो ठीक है, ये 10 साल में पूर्ण बहुमत था, तो इन्होंने भी डिप्टी स्पीकर नहीं दिया किसी को, डिप्टी स्पीकर नहीं दिया। लेकिन बीच के दिनों में जब कोलिएशन गवर्नमेंट रही, मिला जुला करके, तब एक स्वस्थ परंपरा आई कि विपक्ष भी एक, वो लोग भी, विपक्ष भी कई मिल करके हैं, तो एक डिप्टी स्पीकर उनका रहे। ये मेरा ख्याल है, लगता है कि दूसरा भी हो सकता है, लेकिन मैं जो समझता हूं, ये 77 से शुरू हुआ परंपरा, जब से पूर्ण बहुमत किसी पार्टी की नहीं आने लगी, तो ये परंपरा लोगों ने, अच्छी परंपरा लोगों ने शुरू किया ताकि मिलजुल करके, मिला जुला करके और सदन को चला सकें, ये शुरू हुआ। इस खेल में अभी हाल के जो इस अभी नई जो हुई है, उसमें मेरा समझ है कि अंदर खाने में निगोशिएशन का चल रहा था। राजनाथ सिंह जी ने बात भी किया था खड़गे साहब से, बात में फिर बात पूर्ण भी नहीं हुई, क्योंकि एक लीडर के कहने से नहीं होगा, आपस में सलाह मशविरा करने से, जो आप सामने तो दे गए, लेकिन जब सलाह मशविरा किए तो सामने नहीं हो पा रहा है जो आप चाहते थे देना। तो इस तरह से इसके बाद सरकार में जो शामिल पार्टियां हैं, उनमें भी 2-4 लोग कह जाते होंगे, इधर वाले के लोग, आप कैंडिडेट तो खड़ा कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन हालात फिर बना नहीं, परिस्थिति वैसी बनी नहीं, इधर भी कुछ लोग भागने लगे, तो फिर लोगों ने सोचा कि चलिए ध्वनि मत से ही हो, ये न चुनाव आए तो बेहतर है। वैसे 76 में चुनाव आया था, मेरे ख्याल से लास्ट 76 में चुनाव आया था, कांग्रेस की ओर से, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस थी, उसकी ओर से बलराम भगत जी कैंडिडेट थे,
और कांग्रेस ओ की ओर से एक कैंडिडेट थे, कांग्रेस ओ के कैंडिडेट को 58 वोट और बलराम भगत जी को 344 वोट आया था। आपने जो कहा कि 48 साल पहले चुनाव हुआ था, ये बात सही है, लेकिन अगर ध्वनि मत से हो और दोनों जमात मिल करके अगर करे तो ये अच्छी बात है, बेस्ट परंपरा है। और मेरे ख्याल से लगता है कि आज की जो हालात बनी है, जो तस्वीरें निकल करके मैंने जो देखा आपके स्क्रीन पर, तस्वीरें जो निकल करके आई है, तो आगे भी डिप्टी स्पीकर के लिए भी हो सकता है कि शायद अच्छी तस्वीर आए निकल करके, जी मुझे बिल्कुल, लगता अच्छी है। बात आनी चाहिए क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है, सबको अधिकार मिलना चाहिए और यही बात होती, संविधान भी कहता है सबको समुचित अधिकार मिले और बात करने का भी मौका मिले। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने तंज कसा एक तरीके से, धन्यवाद प्रस्ताव में ही, तो वात्सल जी, अब आप क्या देख रहे हैं कि आगे आने वाले समय में, जी हाँ आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी सचिन जी। देखिए महेंद्र जी, तंज तो पहले दिन से शुरू है और एक तरफ से नहीं है, आदरणीय जी प्रधानमंत्री की ओर से है। इमरजेंसी का इस समय गुणगान करना इंदिरा गांधी जी को बीच में लाने का कोई मतलब नहीं था। तो तंज तो हो रहे हैं, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, कोई भी संसद सदस्य लोकसभा में किसी दल का चुना जाता है, लेकिन जब उस कुर्सी पर बैठता है, स्पीकर के कुर्सी पर बैठता है, तो किसी दल का नहीं रह जाता है। तब उसका आचरण होता है निष्पक्ष, गैर दलीय, सभी दल का होता है। ये स्वस्थ परंपरा यही मानी गई है, लोकतंत्र के लिए सबसे बेहतर यही माना गया है, ताकि देश का लोकतंत्र सुचारू रूप से चल सके। तो तंज तो होंगे ही पार्लियामेंट लेकिन में। एक बात की खुशी होगी कि राहुल गांधी जो है अब विपक्ष के नेता हैं और अब तो बिल्कुल मान्यता प्राप्त नेता हैं और उन्होंने अपना परिधान भी बदल दिया, वो टी शर्ट से कुर्ते में आ गए। ये एक बड़ा चेंज दिख रहा है। सीरियस हो गए क्या अब? टी शर्ट पैदल चलने वाला था महेंद्र जी। जी टी शर्ट जो ये परिधान था वो पैदल चलने वाला था, आंदोलन वाला। ये सदन के अंदर का है परिधान, ये तो अलग रहेगा ही। नहीं, ये चेंज दिखाता है। पहले पिछली बार तो संसद में भी टी शर्ट पहन के आते थे, बोला टी शर्ट उनकी बड़ी फेमस हो गई थी भाई, टी शर्ट पहले में बिल्कुल। पहले पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव थे, अब पब्लिक के ही नहीं बल्कि उन सदस्यों के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, एज ए विपक्ष का लीडर जो है, जो उनके साथ दूसरे भिन्न भिन्न दलों के भी लोग हैं, तो उनके अनुकूल भी कुछ परंपराओं को तो अपनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, अच्छी परंपरा है बिल्कुल। परिधान तो कोई भी कुछ भी पहने, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं, वो कुर्ते में भी बढ़िया लग रहे हैं। वात्सल जी, क्या देख रहे हैं आप? जो अखिलेश के तेवर, जो राहुल गांधी के तेवर, या जो चंद्रशेखर के तेवर, और तमाम और जो चुन के आए इस बार अच्छे अच्छे वक्ता, और मुद्दे भी हैं, संविधान का मुद्दा है या आम जनमानस का मुद्दा है, ये सब तो अब ओम बिरला साहब को बड़ा संभालना पड़ेगा, विपक्ष को। देखिए, निश्चित तौर पर एक मुश्किल भरी बात तो होगी, क्योंकि इस बार नंबर्स वैसे नहीं है जैसे उनको पिछली बार नंबर्स मिले थे। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी अकेले 303 सांसदों की पार्टी थी। सहयोगी दलों के साथ साथ अगर आप देखें तो 360। और जैसे अभी इस बार वाईएसआर कांग्रेस को मैनेज किया गया है, तो कई ऐसे भी दल थे, छोटे या बड़े, जिनको सरकार अपने साथ रखती थी, तो अपोजिशन के नंबर्स बहुत कम थे। क्योंकि 52 कांग्रेस के, 52 या 53 एमपीज कांग्रेस के थे, केवल 5 सांसद समाजवादी पार्टी के थे। टीएमसी के भी नंबर्स घटे थे, इस बार वहां भी नंबर बढ़े हैं, उनके 22 सांसद थे, जिसमें से आखिरी दिनों में महुआ मोइत्रा जी की तो सदस्यता चली भी गई थी। और कई जी ऐसे मुद्दे थे, टीएमसी के ही सांसद बंदोपाध्याय साहब ने बात उठाई और उन्होंने कहा भी कि प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से कहा है कि आपके स्पीकर रहते हुए इस सदन ने कई ऐसे कानून बनाए और कई नई चीजें जोड़ी, लेकिन आपको यह भी याद रखना पड़ेगा, जब वो सब कानून बन रहे थे तो विपक्ष के लोग सदन में नहीं थे, बिना किसी चर्चा डिबेट के वो कानून बन गए, कम से कम ऐसा ना हो। तो विपक्ष ने जो बात कही, राहुल गांधी ने भी कहा कि जो आवाज है, विपक्ष की आवाज भी भारत की आवाज है। और उन्होंने क्लियर कहा कि सदन कितनी शांति से चलता है,
ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि भारत के लोगों की आवाज उठाने के लिए कितनी इजाजत मिलती है, कितनी अनुमति मिलती है। अंग्रेजी में बोले जी राहुल जी, गांधी, और आज बड़े अच्छा बोले आज। कॉन्फिडेंट लग रहे थे। अच्छा, वो पहले भी बोले हैं, लेकिन आज जैसे उनको पहली बार सुना लोगों ने, और लीडर ऑफ अपोजिशन वो हैं, और आपने उनके आउटफिट की चर्चा की। फिट तो वो सबसे फिट सांसदों में निश्चित तौर पर राहुल गांधी होंगे। और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से और भारत न्याय यात्रा, जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उन्होंने अपनी फिटनेस तो प्रूव कर दी है। लेकिन उनके लिए भी चुनौती है कि विपक्ष को रचनात्मक भी दिखना है। आज उन्होंने जो बात की, और अखिलेश यादव ने बात की, उन्होंने बताया कि वो इस सदन में जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, अखिलेश यादव ने कहा कि वो यहाँ पहली बार आए हैं। और उन्होंने बड़ा मतलब मुस्कुराते हुए ही ये बात कही, लेकिन बात बड़ी गंभीर थी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि चेयर ऊंची हो गई है, और ये चेयर और ऊंची होनी चाहिए। यानी उन्होंने इशारे में बात की। विपक्ष के नेताओं ने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे आपको लगे कि वो जानबूझकर कोई खिंचाई कर रहे हैं या दिल दुखा रहे हैं। जब सेकंड टर्म में ओम बिरला साहब आए हैं, स्पीकर बने हैं, और स्वस्थ लोकतंत्र, क्योंकि उन्होंने खुद इमरजेंसी की निंदा का प्रस्ताव रखा, और इमरजेंसी से लोगों को शिकायत क्या थी, या आज की तारीख में 50 साल बाद भी शिकायत क्या है? बोलने के अधिकार पर रोक, विपक्ष का दमन, प्रेस का दमन, सेंसरशिप, यही तो शिकायत थी। आप बोलने नहीं दे रहे बिल्कुल थे, आप विरोध की आवाज को कुचल रहे थे, यही तो इमरजेंसी थी जिसका आप निंदा कर रहे हो। और आज विपक्ष आपको इन्हीं बातों को लेकर आईना दिखाएगा और आपको उस समय दिखाना है कि आपका दिल कितना बड़ा है। और इन सभी अपोजिशन के नेताओं ने बिल्कुल संसदीय गरिमा का पालन करते हुए, और ये भी लग रहा था कि ये सब वेल प्रिपेयर्ड है। राहुल गांधी बिना देखे ही उन्होंने जी। स्पीच दी, जैसा उनके बारे में कहा जाता है। और आज वो इंग्लिश में बोले शायद इसलिए क्योंकि वो अंग्रेजी में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि जब कभी वो हिंदी में बोलने की कोशिश करते हैं, सदन में भी देखा गया है, तो कई बार बातें जो वो मैसेज देना चाह रहे हैं उस तरह का मैसेज आने शब्दों, की बजाय कुछ और बिल्कुल। मैसेज आ जाता है। और अखिलेश यादव, मैंने तो इस लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव की रैलियों को कवर किया, और मैंने देखा कि उनके अंदर एक कमाल का एक अंदाज उन्होंने डेवलप किया है कि बिना सीधी बात कहे इशारों में वो सांकेतिक तरीके से कहते हैं, और वो संकेतों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। और वही उन्होंने अपनी अपेक्षा रखी, और उन्होंने ये भी अपेक्षा रखी कि इस तरीके से जो एमपीज हैं अपोजिशन के, उनकी जिस तरह का निलंबित किया गया वो सब नहीं किया जाएगा, निष्कासन नहीं होगा। तो ये एक बड़ी बात है। विपक्ष ने समर्थन दिया, धन्यवाद दिया। लेकिन पहले दिन ही ये लगा कि देखिए, एक सरकार चलाने का, और सरकार जानती थी कि ओम बिरला साहब को सरकार लाने वाली थी, और ये तय था कि ओम बिरला साहब ही स्पीकर होंगे। नंबर्स भी सरकार के साथ थे। 5 साल का उनको अनुभव जरूर है, लेकिन वो पिछला अनुभव इस अनुभव से अलग है। इस बार अगर आप एक मैसेजिंग करना चाहते हैं और लोकतांत्रिक, और आज के दिन निंदा करने का मौका ओम बिरला साहब के पास था, क्योंकि ये सच है कि 25-26 जून के दरमियाने दिन, मतलब 25 जून को राष्ट्रपति 1975 में राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किए थे, और 26 जून को इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी की घोषणा की थी। वो दिन था। तो ओम बिरला साहब के पास मौका था। भारतीय जनता पार्टी जिससे वो आते हैं, हमेशा से इमरजेंसी के दिन को मनाती रही है, सेलिब्रेट करती रही है। कई कार्यक्रम भी लगातार हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी कल बोला, आज भी कई सारे कार्यक्रम दिल्ली में हो रहे हैं और देश भर में हो रहे हैं। वो एक जो दिक्कत थी इमरजेंसी की बात को लेकर, आपके पास निंदा करने का मौका है, तो आपको अपना आचरण भी वैसा दिखाना होगा। ये विपक्ष की अपेक्षा है, जिससे आपको ये समर्थन लगातार मिलता रहे। महेंद्र भाई। जी बिल्कुल, और यही उम्मीद की जानी चाहिए कि ओम बिरला साहब के ऊपर जो पिछली बार विपक्ष घेरता था, आरोप लगाता था कि बात बोलने नहीं देते हैं, विपक्ष को उतना मौका नहीं देते हैं, तो इस बार तो संवैधानिक तौर पर विपक्ष के पास बोलने के लिए ज्यादा अवसर होगा, क्योंकि ज्यादा संख्या बल है तो समय भी ज्यादा उनको अलॉट किया जाएगा। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ओम बिरला साहब सबको साथ लेकर चलेंगे और लोकतंत्र की इस मंदिर को उसी तरीके से उन्हीं भूमिकाओं में रखेंगे जैसा कि हमारे जो फोर फादर्स थे, जो जिन्होंने संविधान को बनाया, जिन्होंने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को दिया, और जो अपेक्षा उनकी थी, उस अपेक्षाओं को ओम बिरला साहब पूरा करेंगे। इस चर्चा को यही विराम देंगे, और आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग चर्चा में जुड़े